दोस्तों आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल IQ, गेटिंग रिचर बाय गेटिंग स्मार्टर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, अगर आपको अमीर बनना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपके पास में ये 5 बेसिक फाइनेंशियल IQs होने चाहिए। फाइनेंशियल IQ नंबर 1, मेकिंग मोर मनी। देखो, अगर आपके दांत में दर्द है इट मीन्स आपको डेंटल प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व करने के लिए और दांत दर्द कम करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर आपके पास एनफ पैसे नहीं है, अगर आप कम कमा रहे हो, इट मीन्स यू हैव मनी प्रॉब्लम्स। सो अगर आप इनके सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करोगे तो आपके मनी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपका दांत का दर्द ठीक हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप अपने सेल्स स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन आप शर्माते हो, आपको लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ। अब ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों को सेल्स में जाने से रोकती है। लेकिन वहीं अगर आप बुक्स पढ़ोगे, कोर्सेज कंप्लीट करोगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर सेल्समैन बन सकते हो, जिससे आप ज़्यादा बेच पाओगे एंड दैट मीन्स आप ज़्यादा अर्न भी कर पाओगे। सो अगर आप देखो तो आप ज़्यादा अर्न क्यों कर पाए, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। एंड आई थिंक आप अग्री करोगे कि अगर आप अपने मनी प्रॉब्लम्स पे काम करोगे तो आप ज़्यादा अर्न भी कर पाओगे। इन शॉर्ट, द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द मोर मनी यू अर्न, जिससे आपका फाइनेंशियल IQ भी बढ़ता है। दोस्तों, पैसा बनाने का रास्ता कुछ ऐसा होता है, पहले आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनल लेवल पे होती हैं, जैसे लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सपोजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता है। मान लो ये एक गेम जैसा है, आप जितनी बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाते हो, जहाँ पर आपको एक और नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आप जितना ज़्यादा मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे आप उतना ही स्मार्ट बनते चले जाओगे और उतना ही ज़्यादा पैसा भी कमाओगे। लेकिन ये ऑपोजिट भी काम करता है, आप जितना ज़्यादा मनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे आप उतना ही गरीब भी होते चले जाओगे। आपको आपके पैसों की किल्लत को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, नहीं तो एक दिन आपकी मनी शॉर्टेज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको वो जॉब करनी होगी जो आप कभी भी करना नहीं चाहते, और तब आप पछताओगे कि अगर मैंने टाइम से इस मनी शॉर्टेज को पूरा कर लिया होता तो आज मुझे इस जॉब की रैट रेस में नहीं फंसना पड़ता। दोस्तों, इसे हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्रॉब्लम छोटी होती है हमें उसे तभी सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि उसके बड़े होने का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, एक गांव में एक फार्मर होता है जो अपने मुर्गे के पास जाके कहता है कि कल से तुम क्रोइंग करना बंद कर दोगे, अगर मैंने तुम्हारी क्रोइंग दोबारा सुनी तो मैं तुम्हारा एक एक पंख निकाल कर तुम्हें मार दूंगा। सो इस पे मुर्गा कुछ नहीं कहता है और अगली सुबह क्रोइंग करना बंद कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, किसान उस मुर्गे के पास फिर से वापस आता है और कहता है अब से तुम्हें एक मुर्गी की तरह बिहेव करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा एक एक पंख निकाल कर तुम्हें मार दूंगा। सो इस पे भी मुर्गा कुछ नहीं कहता है और एक मुर्गी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और अगले ही दिन से वो मुर्गियों के झुंड में रहने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद वो ये भी भूल जाता है कि वो एक मुर्गा है। कुछ महीने बीतते हैं और फिर से वो किसान उस मुर्गी के पास आता है और कहता है सिंस तुम एक मुर्गी की तरह जी रहे हो तो तुम्हें मुझे अंडे देने होंगे, जस्ट लाइक अदर हैंस, नहीं तो मैं तुम्हारा एक एक पंख निकाल कर तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। इस पे मुर्गे को रियलाइज़ होता है कि अब तो हद हो गई है, उसे अब लड़ना होगा। अब इस कहानी से ये समझ में आता है कि अगर वो मुर्गा उस किसान की पहली ही डिमांड पर प्रोटेस्ट कर देता तो आज उसे अंडे देने के लिए नहीं कहा जाता, और अब बहुत देर हो चुकी है, अब उसे वो करना होगा जो इम्पॉसिबल है। यानी जब प्रॉब्लम छोटी सी है आप उसे तभी ख़त्म कर दो, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। अब आपको ये एक बकवास स्टोरी लगी होगी, लेकिन आज मैक्सिमम लोग वो काम कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो रैट रेस में फंस चुके हैं। वो ऐसे लोगों के लिए और ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए कमाना खाना है। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों को ज़्यादा पैसा तो चाहिए, लेकिन वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू जाना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर बनने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही कठिन पढ़ाई और एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। लोग डॉक्टर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने की कठिन पढ़ाई देखकर वो इस आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं। असल में लोग ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि इट्स द प्रोसेस दैट मेक्स देम रिच, नॉट मनी। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बात समझनी होगी कि लाइफ कभी भी प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकती। आप जितनी बार प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतनी ही बार एक नई प्रॉब्लम आपके सामने होगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम विल मेक यू रिच। आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप उतना ही अमीर बनोगे, और जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ
दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आपके अमीर बनने की कोई सीमा नहीं होगी। इन शॉर्ट, पैसा बनाने के हज़ारों तरीके हैं क्योंकि दुनिया में हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। जब रॉबर्ट छोटे थे तब रिच डैड ने उनसे एक बार 2 बातें कही थी। पहली, मनी प्रॉब्लम्स मेक यू स्मार्टर इफ़ यू सॉल्व देम। दूसरी, इफ़ यू सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम्स योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ग्रोज। व्हेन योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ग्रोज यू बिकम रिच। अगर आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हो तो वो एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं जो आपको गरीब बनाती हैं। रिच डैड दांत दर्द का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि कैसे एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है। वो कहते हैं कि पैसों की किल्लत या मनी प्रॉब्लम एक दांत दर्द की तरह है। अगर आप दांत दर्द को अच्छे से हैंडल नहीं करते हो तो आपको बुरा फील होता है। अगर आपको बुरा फील होता है तो आप अपने जॉब पे अपने काम में अच्छा नहीं करते हो क्योंकि आपको इरिटेशन होती है। अगर आप इस दर्द की क्योर नहीं लेते हो तो इससे आपको और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं क्योंकि जर्म्स आपके मुंह से आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से एक दिन आपकी जॉब भी जा सकती है क्योंकि क्रॉनिक इलनेस की वजह से आप काम पे नहीं जा पा रहे हो। फिर बिना जॉब के आप अपना रेंट पे नहीं कर सकते और जब आप अपना रेंट पे नहीं कर पाओगे तो आप रोड पे आ जाओगे, यहाँ वहाँ का खाओगे जिससे आपकी हेल्थ और ख़राब होगी और अब भी आपका वो दांत दर्द वहीं का वहीं है। अब ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो सकता है बट यू गेट द पॉइंट राइट। अब रॉबर्ट कहते हैं कि ये एग्जाम्पल लाइफ टाइम उनके साथ रहा जिससे उन्हें ये सीख मिली कि एक प्रॉब्लम को उसके इनिशियल स्टेज पे ही सॉल्व कर देना चाहिए और अगर ये नहीं किया जाता तो उसके डोमिनो इफेक्ट होते हैं, यानी एक छोटी सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देती है। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी छोटी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को टूथ एक स्टेज में सॉल्व नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो बाद में फाइनेंशियली सफ़र करते हैं। फाइनेंशियल IQ नंबर 2, प्रोटेक्टिंग योर मनी। दोस्तों, फाइनेंशियल IQ नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना कमाते हो, लेकिन फाइनेंशियल IQ नंबर 2 कहता है कि आप कितना बचाते हो, कितना आप अपने पास रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी 2 लाख रुपए हर साल कमाता है तो उसका फाइनेंशियल IQ नंबर 1 ज़्यादा है उसके फाइनेंशियल IQ से जो बस साल का 1 लाख रुपए कमाता है। लेकिन अगर वही आदमी अपने कमाए हुए पैसों में से 50% लूज़ कर देता है स्पेंडिंग में, वेरेस दूसरा आदमी केवल 15% लूज़ करता है, तो उसका फाइनेंशियल IQ नंबर 2 ज़्यादा है पहले आदमी से। दोस्तों, पैसा कमाने के साथ साथ अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आज की इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कब आपकी जेब से पैसा निकलवा लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड वो भी लीगली। मैं आपको अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। 31 तारीख को उनके हाथ में सैलरी आती है और 15 तारीख आते आते उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि क्या उन्हें किसी ने लूटा है, वो चाहे तो अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ, उन्हें लूटा जाता है तो, और उन्हें ही क्यों, आज मोस्टली सैलरीड क्लास को लूटा जा रहा है, एंड वो भी लीगली। उन्हें इतने एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, इतना लालच दिया जाता है, इतना मैनिपुलेट किया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने पैसों को स्पेंड कर देते हैं। और उनमें से जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं, जो खुद से स्पेंड नहीं करते, उनकी जेब से कई बिजनेसेस की मोनोपोली पैसे निकलवा लेती है। एग्जाम्पल के लिए, रिसेंटली भारत में बची हुई 3 टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान्स के रेट बढ़ाए थे, एंड इन बिजनेसेस की मोनोपोली होने के कारण कस्टमर ना चाहते हुए भी इन्हें पे करते हैं। ईदर हुक और बाय क्रूक आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जाता है, एंड हम में से मोस्टली लोग इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट होती हैं, और अगर ये आपसे स्मार्ट हैं तो ट्रस्ट मी, ये कैसे ना कैसे करके आपके पैसे निकलवा ही लेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल IQ नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे रिच डैड ने मुझे एक सिंपल एग्जाम्पल से सिखाया कि क्यों पैसों को बचाना इतना इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कहा, एक किसान अपनी फसल को हर तरीके के खतरे से बचाता है, चाहे वो छोटे मोटे खरगोश हों, चिड़िया हो या फिर किसी तरह के कीट हों, ये सारे मिलकर उसकी फसल को चुराते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि रिच डैड ने खरगोश और चिड़ियों का ही एग्जाम्पल क्यों लिया। अब सोचा जाए तो छोटे छोटे खरगोश और कई तरह की चिड़िया हमें काफ़ी हार्मलेस लगती हैं, एट द सेम टाइम हम इन्हें बहुत ही क्यूट मानते हैं। हम में से काफ़ी सारे इन्हें अपने घरों में पालते भी हैं। अब रिच डैड यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमारी वेल्थ को चुराने वाला कोई चोर या डाकू ही हो। वो यहाँ छोटे खरगोश और चिड़ियों का एग्जाम्पल लेते हुए कहते हैं कि हमारी वेल्थ को ख़त्म करने वाले हमारे घरों में, हमारे घर के आसपास भी हो सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन पे विश्वास करते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये गवर्नमेंट, आपकी फेवरेट कंपनी, आपका बैंकर, कोई भी हो सकता है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है,
हमारी फेवरेट कंपनी हमें हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स बना के देती है, हमारा बैंकर हमारे पैसे सेफ रखता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है मेरे दोस्त। रिच डैड कहते हैं कि हमें लगता है कि ये सब हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिच डैड वो हमारे पीछे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि पीछे से हमारी पॉकेट तक जाना बहुत आसान होता है। रिच डैड जिन्हें वेल्थ डिस्ट्रॉयर मानते हैं वो हैं वेल्थ डिस्ट्रॉयर नंबर 1, ब्यूरोक्रेट्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मिडिल क्लास हमारे देश में हैवीली टैक्स्ड है, और जो ये हैवी टैक्स पॉलिसीज लॉज बनाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। रिच डैड के अकॉर्डिंग ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स मनी स्पेंड करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन पैसा बनाया कैसे जाता है उन्हें नहीं पता, एंड ये वन ऑफ द रीज़न है कि वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। अगर वो पैसा बनाना जानते तो वो बिजनेसमैन होते। ब्यूरोक्रेट्स अपना काफ़ी टाइम इस प्लानिंग में बिताते हैं कि लोगों से पैसे कैसे निकलवाए जाएं, ऑब्वियसली थ्रू टैक्सेस। जैसा कि आप जानते हो कि हम कई तरह के टैक्सेस भरते हैं, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट, होम्स, कार्स, फ्यूल्स, ट्रैवल, क्लोथिंग, मील, अल्कोहल, बिजनेस, एजुकेशन, एसेट्रा एसेट्रा। यानी शायद ही कुछ बचा हो जिस पे हम टैक्स ना भरते हों। हम टैक्स पे टैक्स भरते हैं। हमें बताया तो ये जाता है कि इन टैक्सेस के बदले हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा बहुत ही कम होता है। अब यहाँ रॉबर्ट गवर्नमेंट या टैक्सेस के अगेंस्ट में नहीं है। वो कहते हैं कि एक बार रिच डैड ने कहा था, टैक्सेस आर एक्सपेंस फॉर लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। टैक्सेस पे फॉर स्कूल्स एंड टीचर्स, फायर एंड पुलिस प्रोटेक्शन, कोर्ट सिस्टम, मिलिट्री, रोड, एयरपोर्ट, फूड, सेफ्टी एसेट्रा। रिच डैड को टैक्सेस में जो पसंद नहीं था वो ये था कि इतने हैवी टैक्सेस भरने के बाद भी ब्यूरोक्रेट्स फेल टू सॉल्व सोसाइटी प्रॉब्लम्स, एंड इसके बाद भी टैक्सेस हर साल बढ़ाए जाते हैं। सो इस पे रिच डैड कहते हैं, ए ब्यूरोक्रेट्स जॉब इज टू गेट देयर हैंड्स डीपर इन योर पॉकेट्स लीगली, एंड योर जॉब इज टू हैव देम टेक एज लिटिल एज पॉसिबल लीगली। यानी एक ब्यूरोक्रेट का काम है आपकी पॉकेट से मैक्सिमम टैक्स निकालना, वो भी लीगली, लेकिन आपका काम है उस ब्यूरोक्रेट को कम से कम टैक्स देना, एंड अगेन लीगली। एंड अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में जो लोग सबसे कम कमाते हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, एंड इंडिया के केस में हमारा मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है। एक इवेंट में वॉरेन बफेट ने टैक्सेस के बारे में कहा था, द 400 ऑफ अस सिटिंग इन दिस रूम पे अ लोअर पार्ट ऑफ आवर इनकम इन टैक्सेस देन आवर रिसेप्शनिस्ट और क्लीनिंग लेडीज डू। If you are in the luckiest 1% of humanity, you owe it to the rest of the humanity to think about the other 99%. ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने पैसों को टैक्स से बचाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की इनकम पे क्या टैक्स लगता है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए मेनली 3 टाइप की इनकम होती हैं, अर्न्ड, पोर्टफोलियो और पैसिव। अर्न्ड वो इनकम है जिसके लिए हम एक्टिवली 9 to 5 काम करके पैसा कमाते हैं। पोर्टफोलियो इनकम स्टॉक्स और बॉन्ड से आती है। पैसिव इनकम में हम एक्टिवली काम नहीं करते पैसा कमाने के लिए, बट हमने एक्टिव इनकम से कुछ ऐसे असेट्स खरीदे हुए होते हैं जो हमें रेगुलरली इनकम जनरेट करके देते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रियल एस्टेट ऑन रेंट। ऑथर कहते हैं, अगर आप अर्न्ड इनकम के लिए काम करोगे तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स भरोगे, वहीं अगर आप पोर्टफोलियो इनकम या पैसिव इनकम ज़्यादा अर्न करोगे तो आपको टैक्सेस भी कम भरने होंगे। वेल्थ डिस्ट्रॉयर नंबर 2, पार्टनर्स। दोस्तों, हम सबको मूवीज़ में दिखाया जाता है कि शादी होने के बाद हीरो और हीरोइन हैप्पीली रहने लग जाते हैं, लेकिन असलियत में ये सब स्टोरीज और मूवीज़ तक ही सीमित है। रियल लाइफ में चीज़ें बदलती हैं और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, आपको आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ के साथ रेडी रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री मैरिटल एग्रीमेंट बना के बैठ जाओ, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको आपके एग्जिट स्ट्रैटेजी के साथ रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आप अलग हो रहे हो तो आपको आपके कैपिटल को कैसे बचाना है, स्पेशली आज के टाइम में जब डाइवोर्स रेट 50% है। रॉबर्ट कहते हैं, इट इज़ फाइनेंशियली इंटेलिजेंट टू थिंक ऑफ योर एग्जिट बिफोर यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर। वेल्थ डिस्ट्रॉयर नंबर 3, लॉयर्स। अगर आपको पता है तो एक बार एक लॉयर ने मैकडोनल्ड के ऊपर केस किया था। क्यों? क्योंकि उनकी कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी। अब ये एक एग्जाम्पल है कि लॉयर्स आपकी वेल्थ को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपसे पैसे निकलवा सकता है, वो भी लीगली। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑथर, लाखों लोग इसी बात की फिराक में रहते हैं कि कहाँ किसी पैसे वाले से गलती हो और वो लीगल सिस्टम को यूज़ करके अमीर बन जाएं। इस कड़ी में कई लॉयर्स हैं जिनका लक्ष्य ही यही है कि कैसे वो आपको कोर्ट में घसीटे और आपसे आपके पैसे निकलवाएं। अगर आपको ऐसे लोगों से बचना है तो आपको ये 3 काम करने चाहिए। फर्स्ट, कुछ भी वैल्यूएबल आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। एक बार पुअर डैड ने रॉबर्ट से बड़े प्राउडली कहा था
कि मेरा घर मेरे नाम पे है, लेकिन जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग होते हैं वो कभी भी अपना घर अपने नाम पे नहीं कराते। सेकंड, बाय पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस इमीडिएटली। याद रहे, जब आपको इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आप इंश्योरेंस नहीं खरीद पाओगे। जब किसी के घर में आग लगती है तब उस घर के लिए इंश्योरेंस कोई भी नहीं बेचता। थर्ड, होल्ड एसेट्स ऑफ वैल्यू इन गुड लीगल एंटिटीज सच एज LLC। यानी आपको एसेट्स उसी कंपनी में खरीदने चाहिए जिस कंपनी के ऊपर कम से कम लायबिलिटीज हो, जिस कंपनी का एक अच्छा फ्यूचर हो, जो आगे चलकर आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ाए। एग्जाम्पल, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अक्सर बैड एंटिटी होते हैं जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। डिस्ट्रॉयर नंबर 4, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का दूसरा नाम सेल्समैन भी होता है। एंड पैसों की दुनिया में आपको हर एसेट क्लास के लिए ब्रोकर्स मिलेंगे। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, मॉर्टगेजेस, बिजनेसेस एटसेट्रा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर लोग आज फाइनेंशियल एडवाइस के लिए ब्रोकर्स यानी सेल्समैन को अप्रोच करते हैं, जिनका काम ही आपको कुछ ना कुछ बेच के पैसे निकलवाना होता है। आज लोग फाइनेंशियल एडवाइस सेल्स पीपल से लेते हैं, ना कि रिच पीपल से। अगर आप किसी रिच ब्रोकर से मिलते हो तो आपको उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि वो अमीर अपनी सेल्स एबिलिटी से हुआ है या फिर फाइनेंशियल एबिलिटी से। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, वॉल स्ट्रीट इज द ओनली प्लेस पीपल ड्राइव टू इन देयर रोल्स रॉयस टू टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु राइड द सबवे। यानी उनका वॉल स्ट्रीट हमारा दलाल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिच लोग अपनी रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार में आते हैं और उन लोगों से एडवाइस लेते हैं जो लोग खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। फिर भी अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हो तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। नंबर 1, आप जिस भी एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने आप को सबसे पहले उस फील्ड में एजुकेट करो। और जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप एक अच्छे एजुकेटेड ब्रोकर को चुनोगे, ना कि किसी सेल्समैन को। सेकंड, देखो कि आपका ब्रोकर रिलेशनशिप बिल्ड करता है या वो बस अपनी सेल्स करना चाहता है। एग्जाम्पल, एक बार मेरे फादर ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ काम किया था और इनिशियली उसका इंप्रेशन ये था कि वो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरे फादर ने उसके साथ परचेज एग्रीमेंट साइन किया, उसने उनके कॉल्स उठाना बंद कर दिया और उसके बाद जब भी मेरे फादर उसे कॉल करते हमेशा उसका असिस्टेंट ही जवाब देता। ये एक बैड ब्रोकर का एग्जाम्पल है जिसे सिर्फ अपनी सेल से मतलब होता है और सेल्स के बाद वो एक नई क्लाइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड इसके अपोजिट हमारे पास एक अच्छा ब्रोकर भी है, क्योंकि जब भी हमें गोल्ड खरीदना होता है मेरे फादर उसे ही अप्रोच करते हैं और मुझे भी उससे डील करने की एडवाइस देते हैं। ये ब्रोकर जब भी शहर में होता है ये हमसे मिलने आता है और हमें हमारे फ़ायदे की काफ़ी सारी बातें बताता है, कई डील्स के बारे में बताता है। ये हमेशा हमारे वेल विशर्स की तरह हमें अप्रोच करता है एंड हम जब भी चाहें इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। थर्ड, पता करो कि आपका ब्रोकर उसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं जो वो हमें सेल कर रहा है। बिफोर ऑल, अगर उसे खुद उस चीज़ में ट्रस्ट नहीं है जो वो हमें सेल कर रहा है तो हम ऐसी चीज़ क्यों खरीदें। वेल्थ डिस्ट्रॉयर नंबर 5, बिजनेसेस। दोस्तों, हर एक बिजनेस आपको कुछ ना कुछ सेल करना चाहता है। अगर वो बेचेगा नहीं तो सरवाइव कैसे करेगा। मैं जब भी इन बिजनेसेस से कुछ खरीदता हूँ तो अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि क्या इनका प्रोडक्ट या सर्विस मुझे अमीर बनाएगा। दोस्तों, मोस्ट केसेस में हम जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो वो हमें नहीं उस बिज़नेस को अमीर बनाते हैं। एग्जाम्पल, हम में से ज़्यादातर लोग जो आईफोन लेते हैं वो कभी भी उसका मैक्सिमम यूज़ कर ही नहीं पाते। वो या तो ट्रेंड को देखकर या फिर अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देखकर आईफोन जैसे महंगे ब्रांड लेते हैं। एट द एंड फ़ायदा किसका होता है? ब्रांड का। और हमें क्या मिलता है? बस कुछ दिन का एक्साइटमेंट और पैसे बर्बाद। कुछ दिन बाद वो फ़ोन या तो हमारी जेब में पड़ा होगा या फिर टेबल पर। फाइनेंशियल IQ नंबर 3, बजटिंग योर मनी। अब हम सबको पता है कि बजट क्या होता है, लेकिन बजट बनाने से पहले हमको 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। बजट डेफिसिट जब होता है जब आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चे होते हैं, वहीं बजट सरप्लस जब होता है जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है आपके खर्चों से। अब हर कोई बजट सरप्लस चाहता है, लेकिन असलियत में सबके पास बजट डेफिसिट होता है। लोगों के एक्सपेंसेस हमेशा उनकी इनकम से ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि कई देशों की सरकारें भी बजट डेफिसिट के साथ ऑपरेट करती हैं और भारत सरकार भी उन्हीं में शामिल है। लेकिन इन 2 तरीकों से आप बजट सरप्लस में आ सकते हो। फर्स्ट, बाय कटिंग एक्सपेंसेस एंड सेकेंड बाय इंक्रीजिंग इनकम। मेजॉरिटी लोग और कंपनीज फर्स्ट ऑप्शन चुनते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है अपने एक्सपेंसेस को कट करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं आपको सेकेंड ऑप्शन चुनना चाहिए। आपको इनकम इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एक्सपेंसेस को कट करने पे।
और इनकम इंक्रीज करने के लिए आपको स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, ना कि कम करनी होगी। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि खर्चे बढ़ाने से इनकम कैसे इंक्रीज होगी, मेरा बजट डेफिसिट सरप्लस में कैसे बदलेगा। वेल, जब रॉबर्ट एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने को कहते हैं, वो स्पेसिफिकली 2 तरह के एक्सपेंसेस की बात करते हैं। फर्स्ट, वो एक्सपेंसेस जो आपकी हेल्प करते हैं ज़्यादा इनकम जनरेट करने में। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक स्टोर है लेकिन आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, तो आपको ज़्यादा खर्च करना चाहिए अपने स्टोर की प्रमोशन और मार्केटिंग में, ना कि आपको इन हाउस प्रोडक्ट्स की परचेज को कम करना चाहिए। सेकंड एक्सपेंसेस जो आपको बढ़ाने चाहिए वो हैं जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा पे करते हो। चांसेस है आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा जो कहता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपने सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता है जब भी आपके हाथ में सैलरी आती है तो उनमें से किसी और को पे करने से पहले आपको खुद को पे करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जो पैसा आप अपने आप को पे करते हो उसे एक एक्सपेंस मानना चाहिए और इस एक्सपेंस को आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए प्रायोरिटी वाइज। वो कहते हैं अगर आप डेफिसिट में हो तो भी आपको अपने आप को सबसे पहले पे करना चाहिए, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस है जो और एसेट्स खरीदने के लिए यूज़ किया जाएगा एंड एसेट्स फर्दर आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे। आई नो आप कहोगे कि ये कहना तो बहुत ही आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि कैसे रॉबर्ट और उनकी वाइफ ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी मैरिज के बाद में हमने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की जो एक न्यू कपल करता है। हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज़्यादा थे, जिसके लिए हमने बेटी को हायर किया जो कि एक बुककीपर थी। हमने बेटी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे इनकम से 30% एसेट कॉलम में डालना ही डालना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी इनकम $1000 है और हमारे एक्सपेंस $1500, तो उसे $1000 में से 30% यानी $300 एसेट कॉलम में डालना ही है और बचे हुए $700 से $1500 का एक्सपेंसेस पे करना है। बेटी कहती है आप लोग पागल हो गए हो, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, आपको बिल पे करने ही होंगे। उसने लगभग अपनी जॉब छोड़ दी थी। यहाँ अगर आप देखोगे तो बेटी एक अच्छी बुक कीपर थी लेकिन उसे अच्छी बजटिंग नहीं आती थी। वो सबको पे करने के बाद लास्ट में खुद को पे करती थी। सिंस उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, वो अपने आप को कुछ भी पे नहीं कर पाती थी। बेटी के लिए उसके क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट सब इम्पोर्टेंट थे सिवाय उसके खुद के। बेटी हमसे आर्ग्यू करती थी और ऑलमोस्ट हमसे झगड़ा भी कर देती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग उसे दूसरों को पहले पे करने को कह रही थी। रॉबर्ट कहते हैं आई एक्सप्लेन टू हर दैट शी वॉज हेल्पिंग अस सॉल्व ए वेरी बिग प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी, एंड एज यू नो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मेक्स अस स्मार्टर। और जब उसे ये बात समझ में आई तब उसने एक्सपेंसेस से इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी। अब वो तैयार हो गई थी एक बजट सरप्लस प्लान के लिए। अब से बेटी हर एक डॉलर्स में से 30 सेंट्स को सेव करके इन्वेस्ट करती। उसे समझ में आ चुका था कि सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एक नेसेसरी एक्सपेंस है जो हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी था। और अब वो हर 70 सेंट्स में से टैक्सेस, मॉर्गेजेस, बिल्स और लोन्स को पे करती थी। अब बहुत ही लंबे समय तक हम हर महीने डेफिसिट में रहे थे क्योंकि हम खुद को सबसे पहले पे करते थे, तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं बचता था कि हम दूसरों को पे कर सकें। और कुछ महीने तो ऐसे भी आते थे जब हम अपने एक्सपेंसेस से $4000 पीछे रहते थे। अब हम ऑब्वियसली अपने एसेट्स को बेचकर वो पे कर सकते थे, लेकिन वो हमारे पैसे थे जो हमने खुद को पे किए थे। इससे पहले कि बेटी पैनिक करती, हमने उसे हर महीने हमारे साथ बैठाकर हमारे शॉर्ट फंड्स को डिस्कस करने को कहा। एंड एक लंबी सांस के बाद मैंने और किम ने डिसाइड किया इट्स टाइम टू गेट बैक टू फाइनेंशियल IQ नंबर 1, मेकिंग मोर मनी। उसके बाद से मैंने और किम ने खूब हसल किया और जहाँ पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पैसे बनाए। किम मार्केटिंग बैकग्राउंड से थी, तो वो अलग अलग बिजनेसेस को कॉल करती और उन्हें अपनी मार्केटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती। उसने बीच में मॉडलिंग जॉब भी किए और कई तरह के ब्रांडेड कपड़े भी बेचे। मैंने खुद इन्वेस्टमेंट, सेल्स और मार्केटिंग क्लासेस ली। कुछ महीनों के लिए तो मैंने सेल्स टीम को भी ट्रेन किया, एक लोकल रियल एस्टेट कंपनी की। मैंने तो एक फैमिली को शिफ्ट करने में हेल्प की और उनकी लैंड भी करवाई और पैसे बनाए। इन शॉर्ट, हमने वो हर एक काम किया जिसमें हमारी बेइज्जती होने का खतरा था। हमने हमारी प्राइड को निगल लिया था वो एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए। अब ये बहुत ही कठिन टाइम था लेकिन ये बीत गया और ऐसे करते करते हम उस सिचुएशन से बाहर आ गए। फाइनेंशियल IQ नंबर 4, लेवरेजिंग योर मनी। एक आदमी जो अपने पैसों को बैंक में सेव करता है उसके पास में कोई भी लेवरेज नहीं होता, जबकि ये उसी आदमी के पैसे होते हैं।
अब इसे एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने से कंपेयर करते हैं। मान लो एक इन्वेस्टर है, अगर वो किसी रेंटल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 20% देता है और बाकी के रिमेनिंग 80% वो किसी लेंडर से लेके प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, और फिर जो रेंट उस रेंटल प्रॉपर्टी से आता है उससे वो इन्वेस्टर अपने लोन्स और डेट रीपे करता है। इसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहते हैं। बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि लेवरेजिंग बहुत रिस्की होती है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं लेवरेजिंग जब रिस्की होती है जब आप ऐसे असेट्स खरीदते हो जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास कंट्रोल है तो लेवरेज को मिनिमम रिस्क के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर एडवाइज़र ये कहते हैं कि हायर रिटर्न्स इज इक्वल्स टू हायर रिस्क, क्योंकि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं जिनके ऊपर कम से कम कंट्रोल होता है। अगर आप लेवरेज को यूज़ करके किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है, आप एक कार खरीद रहे हो जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है और फिर उस कार में बैठ के आप उस गैस पैडल को फ्लोर कर देते हो। ऑथर कहते हैं सबसे बड़ी दिक्कत इन पेपर सेट्स जैसे सेविंग्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में यही है कि इन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब जबकि इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता तो इन पर लेवरेज अप्लाई करना रिस्की हो जाता है, और ये चीज़ बैंक को काफ़ी अच्छे से पता होती है। इसलिए अगर आप बैंक्स के पास जाते हो लोन लेने के लिए टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रॉबर्ट किस तरह के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। वेल, वो कहते हैं कि मेनली इन 4 एरियाज़ में आपका कंट्रोल होना चाहिए: इनकम, एक्सपेंस, असेट एंड लायबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपके पास इन चारों का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन और मार्केटिंग करते हो तो आप ज़्यादा बेच पाओगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। आप टेक्नोलॉजी और मशीनरी को यूज़ करके अपना लेबर एक्सपेंस भी घटा सकते हो। आप चाहो तो लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स को भी नेगोशिएट करके घटा सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल लायबिलिटी कम होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि लेवरेजिंग बस मनी मैटर्स में नहीं होती, आप लेवरेजिंग को लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, अदर पीपल्स नॉलेज कैन बी लेवरेज्ड। सो अगर आप एडिटिंग में अच्छे नहीं हो तो आप किसी को भी हायर कर सकते हो जो आपका काम 1 घंटे में करके दे सकता है जो आप 20 घंटे में करते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, यूजिंग अदर पीपल्स टाइम। अगर आप एक बिज़नेस रन करते हो तो उसी में काफ़ी ऐसे टास्क भी होंगे जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट करने ज़रूरी हैं। तो आप ऐसे टास्क दूसरों को देकर अपना काफ़ी टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बचा सकते हो। सो यहाँ आप टाइम को एज अ लेवरेज यूज़ कर रहे हो। काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग टाइम लेवरेज को यूज़ कर चुके हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, बिना दूसरों का टाइम लेवरेज किए एक बड़ी सक्सेस पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इमेजिन कीजिए, जेफ बेजोस अपना खाना बना रहे हैं, अपना रूम साफ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, अपनी कार खुद चला रहे हैं। अगर ये सब जेफ ने खुद किया होता तो आज जो अमेज़ॉन है वो ऐसा नहीं होता, या फिर आज भी वो छोटा सा बुक सेलिंग ऑनलाइन स्टोर चला रहे होते। फाइनेंशियल IQ नंबर 5, इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑथर कहते हैं अगर आप किसी वॉर में हो तो इन्फॉर्मेशन आपकी जान बचा सकती है और जान ले भी सकती है, और अगर आप बिजनेस में हो तो इन्फॉर्मेशन आपको अमीर बना सकती है और गरीब भी। ऑथर कहते हैं कि कुछ डॉलर्स, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ यंगस्टर्स आज बिलियनर्स बने बैठे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के फाउंडर्स ने ये प्रूव भी किया है। अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है तो आज आपके पास एक बहुत ही बड़ा एसेट है। सिमिलरली, अगर आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन है तो वो एक बहुत ही बड़ी लायबिलिटी है। पुअर इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स पुअर पीपल। जो लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो लोग आज भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं। वो आज भी इंडस्ट्रियल और एग्रेरियन इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, वो भी आज की इन्फॉर्मेशन एज में। इंडस्ट्रियल एज इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं आइडियाज़ लाइक मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए एक हाई पेड जॉब करने के लिए, लेकिन आज वो राइट इन्फॉर्मेशन लिमिटलेस और फ्री में अवेलेबल है। अब गुड न्यूज़ ये है कि वो इन्फॉर्मेशन लिमिटलेस और फ्री में अवेलेबल है, और बैड न्यूज़ ये है कि ये इन्फॉर्मेशन लिमिटलेस और फ्री में अवेलेबल है। जो नॉलेज आज आप गेन कर रहे हो वो 1 साल बाद मीनिंगलेस हो जाएगी, इसीलिए आपको खुद को कॉन्स्टेंटली एजुकेट करते रहना होगा। आज एक्सपायर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सपायर्ड फूड के बराबर है। अब हम इसे ज़्यादातर बाज़ार से कुछ भी खरीदते हैं, स्पेशली फूड आइटम्स, तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बहुत ही रेयरली चेक करते हैं कि क्या वो अप टू डेट है या नहीं। कियोसाकी कहते हैं कि ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि बहुत से लोग आज फाइनेंशियली बीमार हैं,
दोस्तों अब यहाँ पर ऑथर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो नहीं देते कि कैसे हम IQ नंबर 5 इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आई थिंक ये चैप्टर रैंडम स्टोरीज को जोड़कर बनाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।